ठीक है। Okay, बिल्कुल. Hello everybody, my name is Rutba Damani and I work as a behavior therapist at Diffibles, and I'd like to introduce you to our guest speaker today, Ma'am Alia Yasser. She's a certified from BACB and IBAO, and she is a BCABA and an IBT, and also works as a consultant behavior analyst. Right? If I am wrong, to please correct कर दीजिएगा मुझे if I'm missing out on something. So basically, मैम आलिया का experience 10 साल या उससे ज़्यादा का है, and she provides us with behavior intervention plans, individualized treatment plans, and progress reports to individuals with exceptional needs. More than that, she works at she's the founder of a support group named as Behavioral Support for Exceptional Needs, where she works tirelessly to support and empower individuals with exceptional needs and their families as well. So today, in our first Talash Shira webinar, we'll be talking about autism, as it's the World Autism Day today. And we'll be discussing the early signs, early interventions, and what red flags could, be there, and parents could, notice it for early interventions. So let's start, ma'am. जी बिल्कुल, and thank you so much for this introduction. It is slightly embarrassing, but at the same time I appreciate it a lot. Thank you so much. चलें, ठीक है. So ma'am, what does it mean when we use the word autism as a diagnosis, and why do we celebrate World Autism Day? Okay, so autism basically है क्या? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप autism को define करें. What autism is? Autism is a neurodevelopmental disorder, and it is a spectrum. It is a communication disorder basically. What that means is कि it is a lifelong disability. For example, अगर autism है तो वो start से है, by birth है, ठीक है? ये नहीं कि बाद में start हो जाता है, बाद में किसी वजह से हो जाता है, नहीं. And it is a lifelong condition, which means that from birth till you die, it stays with you. It is a neurodevelopmental condition. It cannot be, like cured or something like that. Disease नहीं है कि जिसका कोई cure हो सके. हाँ, लेकिन autism के symptoms improve हो सकते हैं with the passage of time, with therapies, with intervention, but still autism is there. इसका diagnosis आपके अंदर से remove नहीं हो सकता. It is kind of the way you are thinking, basically. तो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन की बात हो रही है जैसे, तो दैट मीन्स कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है दैट इज समथिंग समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. आपके अंदर एक खास किस्म के कुछ सिम्टम्स हैं विच आर न्यूरोटिपिकल लोगों से हट के हैं. इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप किसी से कम हैं या आपका आईक्यू कम है या व्हाटएवर आप कहना चाहें, बट इसका मतलब ये है कि आपकी टीचिंग के मेथड्स कुछ डिफरेंट हैं, आपके लर्निंग के मेथड कुछ डिफरेंस हैं, और स्पेशली आपका कम्युनिकेशन का मेथड कुछ डिफरेंट होता है. सो दिस इज व्हाट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इज बेसिकली. और एक बात और कही जाती है कि इट इज अ स्पेक्ट्रम, तो दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल ऑटिज्म का दूसरे इंडिविजुअल से इंटायरली डिफरेंट हो सकता है. कुछ लोग लो फंक्शनिंग एंड पे होते हैं, कुछ हाई फंक्शनिंग एंड पे होते हैं. सो इट इज अ स्पेक्ट्रम, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. एक तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप ये चीज देख रहे हैं एक बच्चे में तो दूसरा भी लाजमी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है. बट स्टिल देयर आर फ्यू सेट ऑफ सिम्टम्स जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर वो एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, देन ही वुड बी कंसिडर्ड एज लाइंग ऑन द स्पेक्ट्रम. और जहां तक बात कही गई है कि इसका हम डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, या मंथ क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सो बेसिकली इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं इनफैक्ट, बट दे आर मिसअंडरस्टूड मोस्टली. लाइक आपके सामने एक बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, आप समझ रहे हैं यार इसको तो कोई प्रॉब्लम है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, हालांकि ऐसा नहीं है.
सो ऑटिज्म अवेयरनेस सेलिब्रेशन या डे या मंथ, इसका मतलब ये है कि हम इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें और एक्सेप्ट कर सकें एज ए यूनिकनेस इन दैट इंडिविजुअल, और उसकी बात की जाए तो फिर हम इनको इंक्लूड कर सकें अपनी सोसाइटी में, और हमें पता हो कि हमें कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करना है। और बिलीव मी कि जब ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि आप सोसाइटी में इंक्लूड करें और आप बच्चों को एक्सेप्ट करें, इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट करें, और उनको किसी किस्म का आप किसी से कमतर नहीं समझें। दे आर नॉट लेस, दे आर डिफरेंट बट नॉट लेस। मैम, लाइक यू सेड कि ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो आई वांटेड टू नो कि क्या अर्ली रेड फ्लैग्स होते हैं ऑटिज्म के जो केयर टेकर्स या पेरेंट्स देख सकते हैं अपने बच्चे में फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द बर्थ, टिल दे रीच अ डायग्नोसिस, एटलीस्ट पेरेंट्स अवेयर हो जाएं कि मे बी उनके बच्चे के साथ एक मसला है। बिल्कुल, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अर्ली साइंस एंड रेड फ्लैग्स, बहुत ज्यादा, जो कि वेरी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कांटेक्ट ना होना, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बच्चों में आई कांटेक्ट ना हो। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आई कांटेक्ट दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल आपको देख ही नहीं रहे होते हैं। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इनमें से कुछ मौजूद हैं, अगर जरूरी नहीं है कि सारे हों जो मैं लिस्ट आउट आपके सामने करूंगी, लेकिन अगर इनमें से कुछ परसेंटेज आपके बच्चे में मौजूद है तो दोज आर कंसिडर्ड एज रेड फ्लैग, और इस पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो वो बहुत सारे हैं, अब मैं लिस्ट आउट करने की स्टार्ट करती हूँ। इनमें से फर्स्ट आ जाता है नॉन वर्बल सोशल क्यूज, नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन, वो इनके अंदर नहीं होती है। नॉन वर्बल के अंदर क्या आ जाता है? पॉइंटिंग, जेस्चर्स, रेसिप्रोकेशन, आप बच्चे को नाम बुला रहे हैं और बच्चा आपके पास आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, देख रहा है मुड़ के या नहीं, आप कोई चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं इंटरेस्ट की और बच्चा उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, या वो बच्चा खुद बर्ड देख ली तो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है या नहीं। नॉन वर्बल सोशल क्यूज, दोज आर मिसिंग। फिर इसके बाद लैंग्वेज की बात आ जाती है, तो देयर कुड बी अ डिले। कुछ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कम्प्लीटली नॉन वर्बल ही होते हैं, वो बोलते ही नहीं है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते तो हैं बट उनकी लैंग्वेज बड़ी एटिपिकल सी होती है। दैट इज नॉट लाइक अदर किड्स। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, बार 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 बार, उन्होंने पहले कुछ सुना हुआ है और उस बात को वो रिपीट करना शुरू हो जाए। दैट इज कॉल्ड एकोलेलिया। उसका कोई ताल्लुक नहीं है सराउंडिंग से, दे आर जस्ट सेइंग दैट। फिर एक चीज हो जाती है इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी में क्या आ जाता है कि वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट नॉट इन दैट वे, दैट पर्टिकुलर वे जो कि एक नॉर्मल इंसान को समझ आ सके, किसी दूसरे बाहर वाले आउटसाइडर को समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक्टिविटी स्टॉप करनी है तो एक बच्चा कहेगा स्टॉप फिनिश, नॉर्मल बच्चा इस तरह कहेगा, लेकिन दूसरा ऑटिस्टिक बच्चा ये कह सकता है ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप। तो उसका वे है एक प्रॉपर, जो उसने कहीं से लर्न कर लिया, कहीं से सुन लिया है और वो उसको एज अ लैंग्वेज यूज कर रहा है, बट टिपिकल नहीं है वो। और जो बच्चे जिस तरह से बोल रहे होते हैं उस तरह से वो नहीं बोल रहा होता। सो इडियोसिंक्रेसी आती है इसके अंदर। फिर जनाब इनिशियलाइजेशन, इंटरेक्शंस के दरमियान में इनिशिएशन करना उनको नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपको सलाम कर रही हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ, आप कैसी हैं वगैरह वगैरह, तबीयत ठीक है, ये सब कुछ उनको नहीं आता। तो अगर आप बच्चों को एक क्लासरूम में देखें तो क्लासरूम में दूसरे बच्चे दूसरे को जाके पोक कर रहे होते हैं, या अगर आप कहीं जाओ जाके सलाम करो, जाके हाय हेलो कर रहे होते हैं। तो ये वाले बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ खड़े हुए अकेले बैठे हुए होते हैं। इनका दिल तो चाह रहा होता है इंटरेक्शन का, बट दे डोंट नो हाउ टू इनिशिएट विद इंटरेक्शन विद अदर किड्स। फिर एक चीज और आ जाती है हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपोसेंसिटिविटी, ये इनके अंदर हो सकती है। फॉर इंस्टेंस हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर के साउंड है, टच है, सम काइंड ऑफ स्मेल है, हीट है, कोल्ड है, व्हाटएवर, कोई इन्वायरमेंटल कोई इस तरह का फैक्टर है जिससे वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है। साउंड, जरा सी साउंड जो वो इरिटेटिंग हो जाती है उनके लिए, वो कानों पे हाथ रख देते हैं, नॉइज उनके लिए बन जाती है जो कि आम लोग आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं।
और हाइपोसेंसिटिविटी हो सकती है वो इस तरह से कि अगर इफ दे गेट हर्ट या गिर गए हैं तो उनको जैसे चोट का एहसास ही नहीं हुआ और उठ के वो दोबारा से भागने लगे, ना वो कंप्लेन कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, यू नो। सो इसी तरह से गरम है, गरम टच कर लिया, उनको पता ही नहीं चला कि ये गरम है। हाइपोसेंसिटिविटी, अंडर सेंसिटिविटी टाइप की चीज हो सकती है इनके अंदर। फिर इसके बाद ये कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स की बात आ जाती है। रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव के अंदर स्पेशल इंटरेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को प्लेन्स के अंदर इंटरेस्ट है या कार्स के अंदर इंटरेस्ट है या एनिमल्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो बोले ही चले जाएगा उसके बारे में, उसी के बारे में रिपीट 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 बात करता चला जाएगा। लेकिन और कोई इंसान बोर हो रहा है या नहीं, वो उसके लिए दैट डजंट मैटर, वो बस अपने इंटरेस्ट की बात करे जा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर कोई फिजेट स्पिनर है, सम सॉर्ट ऑफ अ टॉय, वो लेके वो घंटों बैठे रहेंगे और उसी से खेलते रहेंगे और बहुत ज्यादा ओवर फोकस्ड एक ही इंटरेस्ट के अंदर, वो इनके अंदर हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। और रेपिटेटिव ये कि बार बार एक ही काम करना, एक जाना है इधर से वहां जाना है, फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, एंड सो ऑन। तो दैट इज काइंड ऑफ अ रेपिटेटिव बिहेवियर। देन कम्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो इनकी लैंग्वेज डिलेस हो सकते हैं। अगर लैंग्वेज है तो वो बहुत एटिपिकल हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है डिटेल्स के अंदर आ सकती हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो बहुत वेरी कर सकती हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत हाई लेवल का आईक्यू हो उनका और बहुत हाई लेवल के जीनियस हो। फॉर एग्जांपल मैथ्स उनको बहुत अच्छा लगता है या तो वो बहुत अच्छे अपने लेवल से हाई मैथ्स के सम्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो लो लेवल के आईक्यू के होते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अदरवाइज जो है वो उनको एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट लग रही होती है, बहुत इजी सी चीजें वो भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर जनाब आ जाती है थिंकिंग एंड लर्निंग। थिंकिंग एंड लर्निंग के अंदर आ जाता है प्लानिंग, समथिंग प्लानिंग, यू नो लाइक आप प्लान आउट करते हैं कि हमारा यार आज का ये हमारा स्केड्यूल है, ये है ये है ये है और इसके हिसाब से हमने चलना है। या एक चीज पे फोकस करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक काम कर रही हूँ, इसको कंप्लीट करके मेरा फोकस दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है या नहीं, और मैं दूसरा स्टार्ट कर दूं। या फिर एक काम ही को कंप्लीट कर सकूं या नहीं, हो सकता है कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकूं और मुझे जो है वो दूसरे की कंसिस्टेंट सुपरविजन और प्रॉम्प्टिंग चाहिए। तो दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर के यू नो कंप्लीशन नहीं होती है इनके अंदर। वो होता है कि बस बैठ जाते हैं लेके फर्स्ट स्टेप किया और फिर बैठ गए और फिर बाद में उनको बार बार प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यू नो लाइक उनको समझ में ही नहीं आ रही आपकी बात, वो आप उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है बट दे कैन नॉट फॉलो योर कमांड, समथिंग लाइक दैट। सो ये थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं जो कि हर तरह के बच्चे क्योंकि होते हैं, कुछ इतना बोल रहे होते हैं कि पेरेंट्स को यकीन नहीं आता कि हो सकता है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे हो, लेकिन इनके अंदर भी कुछ इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और कुछ जो है वो बहुत ऑब्वियस होते हैं। तो ये सारे कुछ हैं, इसके अलावा मजीद भी हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन। आई थिंक नेम रिस्पॉन्स पे भी कहीं ना कहीं ये चीज पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो उसको भी एज अ साइन ऑफ अर्ली ऑटिज्म ले रहे होते हैं। सो आई वांटेड टू नो कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, हाउ इज इट डिफिकल्ट फॉर देयर फैमिलीज? जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उसकी एक्सेप्टेंस बच्चों के अंदर नहीं होती है, बच्चों की फैमिलीज के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा, यानी कि अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो बहुत अच्छी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, देन ऑल ऑफ अ सडन सारे सिम्टम्स जो हैं उनकी सारी लैंग्वेज रिग्रेस कर गई और वो जो है रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव बिहेवियर सॉर्ट ऑफ इस तरह का उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो फैमिलीज के लिए बड़ा सबसे मेन इशू ये होता है कि उनको ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, क्या मिस्टेक है। ऑफन टाइम्स दे स्टार्ट टू ब्लेम देमसेल्व्स। वो ये कहते हैं कि हो सकता है हमने मोबाइल दिखा दिया या हमने इसको तवज्जो नहीं दी या कोरोना हो गया और जो है हम
घर में थे तो इस वजह से ये इस तरह का हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली वो बाय बर्थ होती है, बट पता बाद में चलता है, सिम्टम्स बाद में आना स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहला काम एक्सेप्टेंस होता है। वंस फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो उसके बाद उसके सराउंडिंग वाले जो हैं, लाइक और फैमिली मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल दादी हैं, नानी हैं, चाची हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हो, सिर्फ थोड़ा सा डेवलपमेंटल डिलेड है और वो जो है वो ठीक हो जाए वक्त के साथ साथ। और आप ज्यादा, वो उसके अब्बा भी थे, वो भी 5 साल के बाद बोले थे आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कि जब वंस हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके बाद लोग जो है उनको पता नहीं होता कि कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कहाँ पे हम जाएं, कौन सी सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें। तो वो कुछ उल्टी सीधे कामों में जो है ना टाइम ज्यादा जाया कर देते हैं बनिस्बत इसके कि वो जो उसका इम्पोर्टेंट टाइम था इंटरवेंशन का वो यूटिलाइज होता और उसको फिर आप रिकवर कर सकते थे टू सम एक्सटेंट। तो ये कुछ है। फिर इसके बाद ये कि आपका आना जाना बहुत इम्पैक्ट हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं और बच्चे को लेके, तो आपको बहुत कुछ प्लान आउट करना पड़ता है। हो सकता है वहां जाके बच्चा एग्रेसिव हो जाए, टेंट्रम शो करने लगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इतने सारे लोगों में जाना, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपकी सोशल लाइफ बहुत हद तक मुतासिर हो जाती है। और प्लस ये कि बाद में जब आप स्कूल एज में जाते हैं तो बड़ी ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की कि हम स्कूल भेजेंगे और वो बैग लेके जाएंगे बच्चे और फिर वो कलर करके आएंगे और उनको स्टार मिलेगा। वो सब कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा होता और स्कूल से कंप्लेन आना शुरू हो जाती हैं, फिर इवेंचुअली स्कूल से निकालना पड़ता है। यानी कि एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। अगर इनको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए और पेरेंट्स को अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए तो बहुत हद तक हमारी सोसाइटी ओवरऑल बेहतर हो सकती है इन इंडिविजुअल्स के लिए। एंड आपने जैसे ये चीज जिक्र की कि अक्सर पेरेंट्स आके आपको ये चीज कहते हैं कि कोविड आ गया था या स्क्रीन टाइम की वजह से हमें लगता है कि बच्चों के साथ इशू आया है। सो वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम अ पेरेंट यहाँ पे फ्रॉम सोबिया। ठीक है, शी इज आस्किंग कि वर्चुअल ऑटिज्म भी कुछ होता है मैम, जो कहते हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर से होता है। वर्चुअल ऑटिज्म इन अ सेंस इसलिए कहते हैं कि वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए स्क्रीन एक्सपोजर इज नेवर ओके, नेवर गुड। एक चीज एक नेचुरल है ना, बच्चे एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं और बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज प्रिफर्ड। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट से ही आप स्क्रीन दे दें और स्क्रीन पे ही बैठे रहेंगे तो उनकी लैंग्वेज उस तरह की डेवलप नहीं होगी और वो होते न्यूरोटिपिकल हैं, बट हो सकता है उनके अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स नजर आने लगे जो कि ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनके ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। और इस तरह के बच्चे बहुत जल्दी मतलब वापस भी रिकवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को बहुत ज्यादा आप स्क्रीन दिखाते रहेंगे, हर वक्त कार्टून देखती रहेगी बच्ची या पोएम सुनती रहेगी, तो वो पोएम की ही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती है। और जब आप उसको इंटरेक्शन देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर लैंग्वेज आराम से आ जाती है एंड यू सी दैट देयर इज नो सिम्टम ऑफ ऑटिज्म देयर। सो वर्चुअल ऑटिज्म उसे कहते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर आप इस तरह से इग्नोर कर देंगे तो दैट इज अनदर इशू और उसके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उसको ऑटिज्म है या वो जो प्रॉपर वाला एक डायग्नोसिस बाय बर्थ है वो चीज है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स ये चीज भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चे को 1-2 साल तक सब आता था, ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू नेम्स, आई कांटेक्ट भी देता था, बट कुछ 1.5-2 साल के बाद बच्चा रिग्रेशन टाइप सिचुएशन में चला जाता है दैट ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो क्या उनको भी बाय बर्थ ऑटिज्म होता है और उनका निकल के अब आ रहा होता है या डिड समथिंग हैपन इन बिटवीन? जी, बाय बर्थ तो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लाइक आप बाय बर्थ देख रहे होते हैं कि डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, बट आप इतना श्योर नहीं होते। 6 मंथ से पहले बहुत सारे बच्चे सिमिलर होते हैं, उनकी सारी बातें सिमिलर होती हैं। एक आम बच्चा है, वो भी हो सकता है कभी नेम को रिस्पॉन्स ना करे,
तो बहुत मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना दोनों को। फिर ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि सीख तो लेते हैं बट स्टिल दे लूज देयर स्पीच, यू नो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, कि वो अपने, क्योंकि वो उस तरह की स्पीच नहीं होती। जैसे मैंने एकोलेलिया की बात की थी कि सुन के आप बात रिपीट कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी एकोलेलिया कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है वो बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको उस चीज का मीनिंग नहीं पता होती, वो सिर्फ सुन के और बस रिपीट कर रहा होता है। हम कहते हैं वाह 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 बच्चा तो बोल रहा है। तो इस टाइप की लैंग्वेज जो वो बच्चे लूज कर देते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो ना वो उसको यूज कर रहे हैं, ना उसका प्रॉपर उनको कॉन्सेप्ट है, और ना ग्रामर पता है, तो वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती एंड देन दे स्टार्ट टू रिग्रेस। और फिर प्लस ये कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स पहले से होते हैं बट दे डू इंटेंसिफाई। ऐसा नहीं है कि लाइक ये थे ही नहीं और उसके बाद कहीं से आ गए, बल्कि होते हैं बट फ्रॉम द एनवायरमेंट वो इंटेंसिफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑटिज्म का बच्चा है, वो माइल्ड ऑटिस्टिक था, अगर आप उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे तो हो सकता है वो कल को सिवियर ऑटिज्म की तरफ, यानी कि वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस जो है वो सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन डिसऑर्डर वहीं पे रहेगा। सिम्टम्स और वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बच्चे फॉल कर रहे हैं वो वहीं पे रहेगा। सो सिम्टम्स चेंज, सिम्टम्स डू चेंज विद एज, कभी कम कभी ज्यादा ये हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस के ऊपर कि किस तरह जो है ना स्कूल्स एंड पेरेंट्स बोथ आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ सच किड्स, राइट? सो मैम, व्हाट डू यू थिंक कि हम अपने सराउंडिंग्स को इनकी तरफ इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं या अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं? जी, इसके अंदर यही बात आ रही है कि हम क्योंकि ऑटिज्म अवेयरनेस की बात करते हैं, लोगों को पता हो कि हाउ टू डील विद अ चाइल्ड। अगर वो, आप फर्ज करें आप बैठे हुए हैं कहीं पे क्लिनिक पे वेट कर रहे हो, वहां पे एक बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है या टेंट्रम्स शो कर रहा है या जमीन पे लेट रहा है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, तो ऐसे में इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले ये कि अगर आपको पता होगा, हो सकता है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हो, तो आपको पता होगा कि दिस इज अ डिसऑर्डर, हो सकता है पेरेंट्स जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार हों। ठीक है, तो आप अपनी सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप उनको जस्ट बहुत ज्यादा प्यार दें, बच्चों को प्यार से ट्रीट करें बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत हद तक प्यार से और मोहब्बत भरे अंदाज को समझते हैं और अपने जो बिहेवियर्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो उस वक्त आपको एज अ थेरेपिस्ट तो काम नहीं करना, बट स्टिल यू आर देयर और आप अपनी सपोर्ट शो कर रहे हैं कि यू नो ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम, नो इशू, आम लोग बच्चे भी इस तरह से करते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के वहां पे जो जिन लोगों को नहीं पता होता वो फिर यू नो दे विस्पर और एक दूसरे से गप लगाना कि इसको पता नहीं क्या है, और हो सकता है कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से ये बच्चा ऐसा हो गया है, बिगड़ गया है, इन्होंने इसकी तरबियत सही नहीं की है। तो इस टाइप की जो कमेंट्स हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक बेटर एक्सेप्टिंग सोसाइटी अपनी ओवरऑल बना सकते हैं। तो ये बच्चे आप कहीं पे भी देख सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में, नेबर्स में, फैमिली में, कजन्स में, फ्रेंड्स में, इवन आते जाते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। बस प्यार मोहब्बत और एक्सेप्ट वहां पे कर लें, दैट्स इट। ओके मैम, मैम आपको क्या लगता है ऑटिज्म रिलेटेड हमारे पास क्या मिसकंसेप्शंस अवेलेबल हैं एंड हाउ आर दे मिसलीडिंग अस? जी, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं ऑटिज्म के बारे में। एक तो ये कि ऑटिज्म जो है वो, सबसे मिथ नंबर 1 मैं कहना चाहूंगी कि वैक्सीन से कॉज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स टोटली अ मिथ। वैक्सीन लगा दी और उसके बाद जो है वो बच्चे को ऑटिज्म हो गया, दैट इज अ मिथ। सो यू नो इट्स टोटली नॉट ट्रू। बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्चेस की गई हैं और मेडिकली ये चीज प्रूवन है कि इट्स जस्ट अ मिथ। फिर ये हो सकता है कि मिथ नंबर 2 ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप ये समझें कि ऑटिस्टिक बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी शिकार हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू बहुत हाई या एवरेज लेवल का होता है, और सिर्फ ऑटिज्म में 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है कि जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होती है, जिनका आईक्यू भी थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। अदरवाइज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज उनकी बहुत वेरी करती हैं, फ्रॉम हाई टू मॉडरेट टू लो एंड व्हाटएवर। फिर इसके अलावा मिथ नंबर 3 ये है कि ऑटिज्म में जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं वो फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चों को फ्रेंडशिप करना चाह रहे होते हैं, शौक होता है, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट, उनको पता नहीं होता कि कैसे इनिशिएट करना है और कैसे प्ले को ज्वाइन करना है दूसरे बच्चों के साथ, तो इस वजह से वो फ्रेंडशिप्स होल्ड नहीं कर पाते। तो उसमें ये कि अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा सिखाएं कि इन बच्चों को अपने साथ कैसे इन्वॉल्व करें गेम के अंदर, और थोड़ा सा बर्दाश्त करें कुछ बिहेवियर्स को, तो ये बहुत हद तक बहुत अच्छे चल सकते हैं फ्रेंडशिप्स के अंदर। तो यानी कि इनको चाहिए होती है फ्रेंडशिप, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन की वजह से वो नहीं कर पाते। फिर मिथ नंबर 4 क्या है कि बहुत सारे लोग ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो उनको टच पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं है, टच जरूरी नहीं है कि पसंद ना हो, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ जो है वो खास किस्म का टच उनको पसंद नहीं होता है, कुछ को प्रॉक्सिमिटी पसंद नहीं होती है और कुछ को बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। फिर ये कि ऑटिस्टिक जो लर्नर्स हैं वो सबके अंदर बहुत एक्सट्रीम स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, दैट इज ऑल्सो अ मिथ। कि कहते हैं ना कि ऑटिस्टिक बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्पेशल किस्म के उनके अंदर एबिलिटीज हैं, सब में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कुछ परसेंट है, 10% ऑटिस्टिक बच्चे जिनके अंदर कोई खास किस्म की सिवेंट, जिसको कहते हैं सिवेंट सिंड्रोम, और एबिलिटीज होती हैं कि बहुत जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट होते हैं और अटेंशन टू डिटेल होता है, तो या उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है। तो ये भी एक मिथ है कि, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% बच्चों के अंदर एक्चुअली ये चीज प्रेजेंट है, अदरवाइज बाकी सब में जरूरी नहीं है कि ये हो। फिर इसके बाद क्या हो सकता है मजीद मिथ, कि आप जो है बिहेवियर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जो है वो कुछ इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। डिपेंडेंट रहेंगे ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे रहेंगे ऐसा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप प्रॉपर वे में ट्रीट करें, उनको थेरेपीज प्रोवाइड करें, तो ये बहुत हद तक फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंट, और लैंग्वेज भी आ जाती है, अगर वर्बल नहीं है तो नॉन वर्बल और एज डिवाइसेस यूज करके हम इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं और सोसाइटी का एक बड़ा अच्छा पार्ट बना सकते हैं। मैम, लाइक यू सेड कि हम इनको थेरेपी से फंक्शनिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी इंटरवेंशन इन बच्चों के लिए इफेक्टिव होती है, कौन सी थेरेपीज लगाई जा सकती है, और पाकिस्तान में या अगर मैं कराची को टारगेट करूं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं जो ऐसे बच्चों को डील कर रही हैं, एंड देन पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जी, एविडेंस बेस्ड, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की। तो जितनी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर आ जाती है कम्युनिकेशन, सोशल, लैंग्वेज थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, दे आर ऑल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। EBPs क्या होते हैं, एविडेंस बेस्ड क्या होते हैं, वो ये कि आफ्टर रिसर्चिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च, 50,000 आर्टिकल्स को रीड करके और वहां पे एविडेंस देख के, और फिर इनको लिस्ट आउट किया जाता है कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं विच आर इफेक्टिव ऑन ऑटिज्म। तो इसका जो क्या कहलाना चाहिए, नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंटल सेंटर फॉर ASD, ये लोग बाकायदा अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं कि ये थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जो हैं ये ऑटिज्म के लिए इफेक्टिव हैं। मोस्टली आपको मैं बताऊं कि मोस्टली इनमें से अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो कही जाती हैं कि ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, प्रॉम्प्टिंग का कॉन्सेप्ट है, टाइम डिले है, विजुअल क्यूज हैं, विजुअल स्केड्यूल्स हैं, दीज आर वेरी पावरफुल
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो कि यूज होती हैं एबीए में, और ना सिर्फ एबीए में बल्कि आप देखिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, और स्पेशल एजुकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, इवन एज अ पेरेंट भी आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा तो एबीए की प्रैक्टिसेस हर डोमेन में यूज हो रही होती हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर पावरफुल, और ये दे आर बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। फिर इसके बाद कुछ आ जाती है बात, मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का इसके अंदर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू था कि बस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस ही आती हैं, बट रिसेंटली एक आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा जिसमें मेंशन किया गया था कि ये क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक जीन्स के अंदर रन कर रहा होता है, इन रनिंग इन फैमिलीज, तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया गया था अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जिसकी वजह से कुछ फूड आइटम्स जो हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और वो उसको ठीक तरह से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते। तो कुछ चीजें रिलेटेड टू समथिंग लाइक यू नो फूड थेरेपी हो सकती हैं, बट स्टिल दीज आर बीइंग रिसर्च्ड, और इसको हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि ये एविडेंस बेस्ड है, बट स्टिल देयर इज समथिंग देयर कि अगर जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग, मेटाबॉलिक फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है और जिसकी वजह से कुछ रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं ऑटिज्म के, तो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल रिसर्चेस इसके ऊपर हो रही हैं। सो वी आर नॉट श्योर कि ऐसा होता है या नहीं। तो दिस वॉज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मी एज वेल। तो जिन्होंने मेरे साथ वो आर्टिकल शेयर किया था, मैंने उनको भी बोला कि व्हाट आई कैन डू इज कि मैं डेटा कलेक्ट करूं, आप फूड थेरेपी कीजिए और मैं डेटा कलेक्ट करूं कि बिहेवियर के ऊपर क्या असर हो रहा है बच्चे के या नहीं। दिस इज द बेस्ट व्हाट आई कैन डू। सो फॉर दैट दैट बीइंग सेड, मतलब आप लोग ट्राई कीजिए, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप थेरेपीज की तरफ जाएं, फिर साथ साथ आपको कुछ ट्राई करना है तो वो भी कीजिए, बट ऑन योर ओन रिस्क। इफ इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड तो फिर उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है मैम, वन लास्ट क्वेश्चन कि हम अपने एजुकेटर्स या स्कूल स्टाफ को जो है वो किस तरह इक्विप कर सकते हैं फॉर डीलिंग ऑटिज्म किड्स, क्योंकि हर बच्चा आई डोंट थिंक जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक वो थेरेपी की तरफ नहीं आता, क्योंकि स्कूल ही अक्सर ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके भेज रही होती है सेंटर्स पे कि भाई इनका असेसमेंट आप करवा लें कि वी थिंक ऐसा ऐसा इशू है। ठीक है, समटाइम्स बहुत बाद में जाके डायग्नोसिस आ रही होती है और समटाइम्स पेरेंट्स ही नहीं बताते टू द स्कूल के बच्चे के साथ ये इशू है कि एडमिशन हो गया तो होने देते हैं, राइट। सो हम स्कूल स्टाफ वगैरह को इस चीज के बारे में किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, हाउ कैन दे सपोर्ट सच किड्स? देखिए, सबसे पहली बात है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्कूल स्टाफ के लिए भी। आप एक बच्चे को ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरा एक मेडिकल हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसके पेरेंट्स कौन है, क्या है। अगर वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बेसिकली आपके पास 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहा है, हाउ आर यू एबल टू मैनेज दैट वन किड? तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे, दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है स्कूल सिस्टम्स में। सपोर्ट हम ऐसे दे सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा टीचर्स प्रोवाइड करें जो कि बच्चे को जानती हों, जो कि ट्रेन हों प्रॉपर बिहेवियर थेरेपी, या उसके स्पेशल एजुकेटर हों जो कि साथ साथ हों और जो कि सपोर्ट कर सकें बिहेवियर्स को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए जो बच्चा आप ले रहे हैं उसके क्या बिहेवियर्स हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। हो सकता है कि वो हिटिंग करता है या वो टेंट्रम शो करता है, तो पहले से टीचर को पता होना चाहिए कि बिहेवियर इसके अंदर हैं, मौजूद हैं। फिर दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपको उस सिचुएशन में करना क्या है। तो टीचर को पता होना चाहिए कि जो भी थेरेपी और उसकी इंटरवेंशंस चल रही हैं, थेरेपिस्ट उसकी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उसकी नॉलेज टीचर को भी होनी चाहिए, और हाउ टू हैंडल दैट के। अगर वो बच्चा मेडिकेशन के ऊपर है तो उसकी नॉलेज भी टीचर को होना चाहिए कि मेडिकेशन बच्चे ने ली है नहीं ली है, हो सकता है अगर नहीं ली है तो उसके आज बिहेवियर रिग्रेस हो सकता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड बी देयर एज वेल।
तो बेसिकली अगर बच्चे के टीचर को नॉलेज नहीं है और डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कंप्लेन करते हुए कि इवन मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं उनको अलाउड ही नहीं होता कि आप पेरेंट्स से बात करें। तो मैं कहती हूँ कि कैसे आप ऐसे बच्चों को ले रहे हैं कि जब आपको पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन का वे ही ओपन नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, ओपन कम्युनिकेशन हर चीज के बारे में हो। अगर पेरेंट्स खुद इनिशिएट करें तो स्कूल वाले भी टीचर को बुलाएंगे, एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके बच्चे के करंट गोल्स आप बता सकते हैं कि ये गोल्स हैं, इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, इन पे ये प्रोग्रेस चल रही है, ये बिहेवियर्स हैं, इन पे इस तरह से काम किया जा रहा है, आप भी इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये चीजें ओपन टू वे कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है ऑटिस्टिक बच्चों का के पेरेंट्स के साथ स्पेशली। अच्छा मैम, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन टर्म्स कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर सच किड्स जिससे फैमिलीज बेनिफिट कर सकती हैं, बी इट थेरेपी सेंटर्स, बी इट ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ऐसे बच्चों का दाखला इजी हो जाता है या वहाँ पे उनको इस तरह की केयर मिल रही होती है, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड। जी, आई वुड लाइक टू ऐड कि पाकिस्तान में बहुत कम है सपोर्ट अवेलेबल, टू बी ऑनेस्ट। कहने को बहुत सारे स्कूल्स हैं बट रियल सपोर्ट वहाँ पे नहीं है, मोस्टली नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स खुद जाके विजिट करें और देखें कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और ओपन डिस्कशन वही वाली बात है। फिर ये कि अपने बच्चे को सबसे ज्यादा आप हैंडल कर सकते हैं घर में, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह से ही जाते हैं मोस्टली, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो अगर आप खुद लर्न करें हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, आप थेरेपिस्ट से होम प्लान ले लीजिए और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें घर के अंदर और उसको आप चलाते रहें, तो दैट वुड बी बेटर फॉर द किड। एक तो आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि बच्चे के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, और प्लस ये कि आपकी लाइफ ओवरऑल लाइफ क्वालिटी बेटर हो जाएगी। फिर इसके अलावा कुछ अपने जो मतलब एक फैक्ट्स हैं वो क्लियर करने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस के कम्युनिकेशन, अब जिसके अंदर पेरेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वन वे कम्युनिकेशन होती है ना बच्चे की, कि लाइक आप बोले जा रहे हो बस हाँ हूँ यस नो में जवाब दे रहा और इससे ज्यादा नहीं कर रहा, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन बच्चे की। इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। हो सकता है कि वो किसी बात पे बार बार रिपीट करना शुरू हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, उनका इंटरेस्ट का टॉपिक है तो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर बोलने लगे, तब पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अगला बंदा बोर हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत करें। तो आई वुड से कि ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। तो दैट वुड बी बेटर फॉर द किड। अदरवाइज आप खाली डाल दें और छोड़ दें और तो वो वहां पे एक ही जगह पे प्रोग्रेस रुक जाती है बच्चे की। ठीक है मैम, आई थिंक वी आर डन एंड देयर सम क्वेश्चंस जो हमें आए हुए फ्रॉम पेरेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, हमारे पास यहाँ पे इन द लाइव कुछ आए हुए हैं फ्रॉम रिदा। शी इज आस्किंग व्हाट टू डू इफ द चाइल्ड बाइट्स हिज फिंगर स्किन ऑल द टाइम। ठीक है, तो एक तो ये कि बिहेवियर एक आपने बताया कि बहुत कॉमन सा है, बाइटिंग है, ठीक है। वो ऐसा कब करता है, क्यों करता है। सबसे पहली बात ये कि बिहेवियर का रीजन पता करना जरूरी होता है। इवन इफ यू डोंट नो द रीजन, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि उसके हाथ बिजी हैं किसी चीज में, कुछ वो लिख रहा है या काम कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ही कैन नॉट बाइट, यू नो, या उसके मुंह में कुछ है, च्युइंगम है, तो एट द सेम टाइम वो बिहेवियर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये देखिए कि
इस बिहेवियर को आप रिप्लेस किस बिहेवियर से कर सकते हैं। बाइटिंग की जगह पे क्या करें वो हाथों के साथ ऐसा कि उसको बाइटिंग एक टाइम पे वो कर ही नहीं सके। रिप्लेसमेंट बिहेवियर ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइम पे मैं राइटिंग कर सकती हूँ लेकिन मैं बाइट नहीं कर सकती, ठीक है, या मेरे हाथ कहीं पे बिजी है मैं बाइट नहीं कर सकती, या मैंने हैंड्स डाउन किए हुए हैं मैं उस टाइम पे बाइट नहीं कर सकती। तो ऑलवेज थिंक अलोंग दैट लाइंस। अगर आपको रीजन नहीं भी पता तो आप ये सोचें कि इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे वो जो बिहेवियर है उसको इनकरेज करना शुरू करें, तो ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपको ब्लॉक करने की जरूरत है, यानी जब भी आप देखेंगे बाइट कर रहा है ब्लॉक करें, जब भी देखें बाइट कर रहा है ब्लॉक करें। प्लस ये कि कुछ और आप बीच में ब्लॉकर्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नेल पॉलिश लगा दीजिए, कोई ऐसे नाखूनों के ऊपर कोई ऐसी चीज लगा दीजिए कि उसको बहुत एवर्सिव लगे, उसको टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगे और उस तरह की सेंसरी इनपुट पसंद नहीं आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो ब्लॉक कर सकें और उसकी जगह पे उसको आपने टीच क्या करना है, इस तरह की आप लाइंस के ऊपर तवज्जो दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे बच्चों को हैंडल कैसे करें? एनी टिप्स फॉर दैट? सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि ट्रैवलिंग के दौरान हम ऐसे बच्चों को कैसे टैकल करें? एनी टिप्स? जी, ट्रैवलिंग के दौरान सबसे पहली बात है कि ट्रैवलिंग इज इन इट सेल्फ बड़ा एवर्सिव सा एक बच्चे के लिए एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पेशली अगर उसको इंक्लोजर नहीं पसंद, बंद जगह नहीं पसंद, जहाज की एक एनवायरनमेंट है उसकी साउंड नहीं पसंद, वहां पे इतने सारे लोग हैं वो उन लोगों के दरमियान में नहीं जाना चाहता, तो एक बड़ा एवर्सिव सा उसके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है कि जिसमें हमने बात की थी ना हाइपर सेंसिटिविटी की, हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसी चीजें हो जिससे उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो बच्चे की। तो उसके लिए आपको ये करना है, आपने पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करना है बच्चे को एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें तो बिल्कुल नहीं पसंद करते ऑटिस्टिक बच्चे, तो उनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो रही हो कि क्या हो रहा है, विजुअली आप दिखा दीजिए, मॉडल कर दीजिए, वीडियोस दिखा दीजिए। वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए कि देखो ये है, ये होती है ट्रैवलिंग, इसके अंदर ये करते हैं। स्टोरी बुक्स अगर उसको कोई इंटरेस्ट है पिक्चर्स में तो आप पिक्चर्स के थ्रू उसको बता सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दरम्यान में, हम जहाज पे बैठते हैं, एरोप्लेन पे जाते हैं, वट एवर। तो वट एवर देयर इज अ वे कि उसको पता हो कि वट ही इज गोइंग टू डू, वट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, मतलब अब वो जा रहा है तो उसके साथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे उसने करना क्या है। फिर ये कि अगर किसी चीज से उसकी हाइपर सेंसिटिविटी है, फॉर एग्जांपल साउंड उसको पसंद नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हेडफोन या नॉइज कैंसिलेशन की कुछ चीज कान के अंदर रख दें ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, कोई म्यूजिक लगा दें उसके अंदर, तो वो सुनने में उसको जो है ना नॉइज वहां की जो है वो ना करें, प्रॉब्लमेटिक ना हो। अगर उसको लोगों से प्रॉब्लम है तो आपको उसको थोड़ा सा पहले से टीच करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको प्लेन के अंदर नहीं ले जा सकते। आप पहले आप उसको 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ बैठना सिखाएं एक गैदरिंग के अंदर कि वहां पे आराम से तमीज से बैठना कैसे है, तो फिर आप कहीं जाके आप ट्रैवलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर ये कि कोई उसका कोई हॉबी हो। अब जैसे एक नेचुरली एक मेरे लिए अगर ट्रैवलिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो क्यों है, मैं बैठती हूँ, मैं बाहर खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे क्लाउड्स अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे रात अच्छी लग रही होती है, मैं बड़ी खुश हो रही होती हूँ, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जबकि उस बच्चे को ये रियलाइजेशन नहीं है, तो आपको इस तरफ सोचना पड़ेगा कि हाउ टू मेक इट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर दैट किड। तो अगर उसको खिड़की से बाहर देखने में इंटरेस्ट है, आप उसको विंडो सीट दिखाइए, बिठा दीजिए और बाहर दिखाइए, देखो बाहर क्या नजर आ रहा है। या फिर अगर उसको बुक्स में इंटरेस्ट है तो आप उसकी फेवरेट बुक लेके बैठ सकते हैं और फिर वो वहां पे बैठ के पढ़ता रहे। या फिर फेवरेट टॉयज हो, उसके पास कोई फेवरेट चीजें हो, इवन स्नैकिंग है तो उसको स्नैकिंग थोड़े थोड़े देर बाद स्नैक्स दे सकते हैं, वट एवर। तो कोई चीज समथिंग इंटरेस्टिंग वहां पे मौजूद हो कि उसके लिए ये एक्सपीरियंस टॉलरेबल हो जाए। और आई वुड रेकमेंड कि आप लॉन्ग ट्रैवल के ऊपर पहले एकदम से ना चले जाएं कि आप 12 घंटे आप यूएस जाके ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि आप शॉर्ट ट्रैवलिंग के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, ट्रैवल बाय कार, ट्रैवल बाय बस,
फिर उसके बाद आप 1 घंटे की फ्लाइट, आधे घंटे की फ्लाइट, वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना बहुत बेटर हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एकदम से उसको वहां के एनवायरनमेंट के अंदर ले जाएं। एक मदर ने ये भी पूछा है कि हाउ टू कंट्रोल माउथिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। हर चीज मुंह में लेता है, माउथिंग। तो यही बात है कि उसको वो चीज पसंद है, बस मुझे कुछ मुंह में चाहिए, मुझे पसंद है। मेरे मेरे अंदर आपको पता है कि इम्पोर्टेंट सा बड़ा अजीब सी वियर्ड सी प्रॉब्लम है, वो ये कि मुझे स्मेल के साथ बड़ी सेंसिटिविटी है। आई रियली लाइक गुड स्मेल्स, और मैं उसको दिल चाहता है कि मैं सूंघती ही रहूं। तो आपकी भी कोई हो सकती है, कोई इस किस्म की कोई हैबिट हो सकती है, कोई ऑब्सेशन हो सकती है, ना भी हो तो इन लोगों की होती है। तो उनको कोई चीज मुंह में कुछ फ्लेवर चाहिए, कुछ लेने को चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। छोटे बच्चों को देखेंगे वो आप एक्सप्लोर कर करके कितना मुंह में लेते हैं और उससे वो एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अब यही बात है कि अगर आप इसी का रिप्लेसमेंट बिहेवियर लेने की तरफ जाएं, रिप्लेसमेंट बिहेवियर शुड बी ईजियर। एक तो बात ये कि ऐसा ना हो कि वो माउथिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट रिप्लेसमेंट बिहेवियर कर दिया। रिप्लेसमेंट के लिए आप कोई चीज लेंगे जो कि इजियर हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो सेम सेंसरी इनपुट दे रहा हो, जो उसको माउथ में चाहिए वही सेंसरी इनपुट उसको रिप्लेसमेंट से मिल रही हो। तो आप उसको हर चीज माउथ में ना लेने दें, वहां से आप ब्लॉक कीजिए। बजाय इसके आप उसके गले में कुछ टीदर वगैरह लटका सकते हैं, च्यूई ट्यूब्स मिलती हैं बच्चों की, जो एसएलपीस बहुत यूज करते हैं, वो आप दे सकते हैं। आप इवन उसको च्युइंगम दे सकते हैं कि वो चबा के और वही सेम सेंसरी बिहेवियर जो है वो अपना जो नीड्स है वो पूरी कर सके। तो यहाँ पे पहले रिप्लेसमेंट बिहेवियर की जरूरत है। फिर लॉन्ग टर्म गोल देखिए कि क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि बच्चा आपका बोले, बात करे, कम्युनिकेट करे। अगर मैं बात कर रही हूँ तो एट द सेम टाइम मैं मुंह में चीज नहीं ले सकती, ठीक है ना। अब मैं सेल उठा में नहीं ले सकती, वरना अदरवाइज मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करें, थोड़ा स्पीच के ऊपर, स्पीच थेरेपी, वो बोलने लगे, कुछ बात करे, तो फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज रिप्लेसमेंट। इमीडिएटली आपके क्या करना है, आपने रिप्लेस करना है उस चीज को विद सम इजियर और सेम सेंसरी इनपुट। और फिर लॉन्ग टर्म में उसको जो सिखाना है, लॉन्गर गोल, वो आप उसके ऊपर फोकस करके आप उसको सिखाइए। My 4-year-old son doesn't like when we say no to him. He gets hyper if we say no. How to handle him? जी, आप अब मुझे कोई बोल दे एकदम से नो, तो बस मुझे नहीं अच्छा लगेगा। व्हाई आई वुड लाइक दैट। तो कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना मुझे, जो नो बोला गया है। वरना अदरवाइज इवन अगर मुझे कोई कह दे तुमने नहीं, तुमने बस मतलब मुझे कोई पॉइंट आउट कर देना कि ये चीज तुमने सही नहीं की है, तो आई वुडंट लाइक दैट। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। मसला ये है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। दैट किड कैन नॉट। वो बड़े लिटरेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनकी नेचर को आप समझ लीजिए कि वो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज नहीं यूज समझ सकते, इडियम्स वगैरह ये समझ में नहीं आता। तो उनको हो सकता है आपकी नो समझ ही नहीं आ रही, और दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट नो। ठीक है। सो नो के जवाब में अब वही देखने की बात है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो आप उसको कोई इसकी जगह पे सबसे पहले सोचिए रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। रिप्लेसमेंट वही कम्युनिकेशन हो सकती है। ये बच्चे जिस तरह जिद करते हैं ना, हमने उनको बोला नो, फिर वो कहते नहीं मम्मा प्लीज, तो ये चीज इस बच्चे को नहीं आती बोलना। इंस्टेड वो हाइपर और वो करना शुरू हो गया है। ठीक है। सो पहले तो उसको यही बात है, प्लीज बोलना सिखाएं, और जैसे ही वो प्लीज बोले आप उसको वो चीज दे दें, नो ना बोलें। जिस काम से मना कर रही है वो दे दें इनिशियली। फिर अगर उसको बोलने में आपने देख लिया कि वो पक्का हो गया है, मतलब अब उसको आ गया है प्लीज बोलना, तो फिर आप स्लोली आप उसको बता सकते हैं कि नहीं, एक दफा मेरी बात मानी जाएगी, एक दफा आपकी बात मानी जाएगी। माई टर्न योर टर्न, इसका कॉन्सेप्ट कि नहीं, इस दफा मम्मा की बारी है, मम्मा की बात मानी जाएगी। मम्मा कह रही है नो, तो आप भी जो है वो मान जाए। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि पहले उसका एक वर्बल रेpertoire होना बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब वो एक दफा एस्टेब्लिश हो गया है तो उसके बाद आप उसको नो की
आदत डाल सकते हैं स्लोली, यानी कि आफ्टर एक कॉन्सेप्ट होता है 5 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वो आप नहीं फॉलो करना है। 5 टाइम्स आप बच्चे को यस बोलेंगे, 1 टाइम नो बोलेंगे, ये आप माइंड में रखिए। आफ्टर 5 पॉजिटिव गिव 1 नेगेटिव, तो बच्चा ज्यादा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसको पता है कि मेरी बात मानी जा रही है। एक आध दफा मम्मा ने ना बोल दिया तो कोई बात नहीं, फिर स्लोली आप उसको स्केड्यूल करके और चेंज करना शुरू कर देते हैं। Okay, so the next question is, मेरा बेटा टैपिंग करता है बहुत जोर जोर से, हाउ टू कंट्रोल टैपिंग? टैपिंग क्या करता है, मतलब टेबल बजाता है या अपनी लैब बजाता है, कुछ भी टैप कर देता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ड्रमर तो नहीं है वो। कमेंट में इतना मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट शी इज आस्क्ड कि टैपिंग बहुत जोर जोर से करता है तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? अब यही बात है कि रीजन, अब टैपिंग के अंदर क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपने उसको कुछ बोल दिया है और उसके जवाब में गुस्से से टैपिंग शुरू कर दी उसने, ठीक है, या ये हो सकता है कि आपने उसको जो है वो अटेंशन नहीं दी, आप क्लासरूम में हैं, टीचर किसी और से बात कर रही हैं और वो बच्चा टैपिंग कर करके अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, रीजन क्या है? या फिर वो ऐसी उसको टैपिंग पसंद है तो वो टैप कर रहा है, यू नो, उसको ये सेंसरी इनपुट पसंद है, तो रीजन क्या है पहले ये बताना जरूरी है। और हर एक की इंटरवेंशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट इन अ सेंस के बहुत इजी वे में अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं ये कि अगर वो अटेंशन के लिए टैपिंग कर रहा है तो उसको आप हैंड रेज करना सिखाएं, एट द सेम टाइम वो हाथ खड़ा कर सकता है और टैपिंग नहीं कर सकता, यू नो, एक साथ दोनों चीजें नहीं कर सकता। इसी तरह से एस्केप कर रहा है तो उसको एस्केप प्रोवाइड नहीं करें टैपिंग करके। अगर आपने उसको डिमांड दी है, फर्ज करें कोई वर्कशीट दी है और उसके जवाब में उसको एस्केप करने के लिए टैपिंग कर रहा है, तो आप उसको एस्केप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप रीडायरेक्ट करते रहेंगे, हाथ पकड़ के करवाना शुरू कर देंगे, वर्कशीट को इजी कर देंगे, वट एवर एस्केप रिलेटेड। और अगर वो वैसे ही यू नो उसको सेंसरी इनपुट मिल रही है टैपिंग टैपिंग कर करके, तो आप उसको वही चीज से रिप्लेस करें कि जहां पे वो अलाउड हो टैपिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रम ले सकते हैं, उसके ऊपर वो टैपिंग करना अलाउड है, टेबल को टैप करना अलाउड नहीं है। कोई एक रूम बना ले उसका सेंसरी रूम, अगर इसकी सेंसरी नीड है, वहां पे इस तरह के बिहेवियर्स अलाउड है। और वर्क के टाइम पे, एट वर्क टाइम, ये वाली आपकी टेबल वर्क के लिए बनी हुई है, यहाँ पे आपको टैपिंग अलाउड नहीं है, अदरवाइज आप अपने प्ले टाइम में आप कर सकते हैं, तो दैट वुड वर्क अलाउड। Okay, so does sugar sweets make ASD child hyperactive? वही बात है कि ये आ जाती है उस कैटेगरी में जो मैंने बताया था कि आई डोंट नो, यू नो, एक वेग कैटेगरी के अभी इन पे रिसर्चेस चल रही हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, जेनेटिक डिफरेंसेस क्या हैं, आई डोंट नो, बस इस पे अभी रिसर्च चल रही है, होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी वुड नो फॉर श्योर। लेकिन अभी मैं ये कर सकती हूँ कि हो सकता है अगर आप शुगर दे के देखें बच्चे को और फिर उस पर नोट डाउन करें उसके बिहेवियर को क्या हुआ है, क्या वो इंक्रीज हुआ है, क्या रिग्रेस हुआ है, वट एवर हैपन, तो हम क्या कर सकते हैं, बीइंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, हम आपको डाटा कलेक्ट करके दे सकते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि शुगर वैसे ही बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है, टॉफी स्वीट्स वगैरह ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं, उनसे दांत खराब हो जाते हैं, तो आप उसको अवॉइड ही करें। एज अ रीइंफोर्समेंट हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत की जगह के पे कम कर दीजिए, छोटा सा पीस दे दीजिए, स्केड्यूल कर दें रीइंफोर्समेंट को, लाइक टोकन सिस्टम अगर हमने इन्वॉल्व कर दिया तो एक टोकन दिया, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिया, 5 दिया, 5 टोकन के बाद उसको एक छोटा सा पीस कैंडी का मिलेगा, तो दैट वुड बी ओके। यानी कि शुगर को लेस कर दीजिए आप, बट आई वुडंट सजेस्ट कि कंप्लीटली एलिमिनेट करें, क्योंकि कंप्लीटली एलिमिनेट करने से क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो ज्यादा उसकी डिमांड हो जाएगी इंटरनल, यू नो, इससे ये होता है कि बच्चा ज्यादा नीड में आ जाता है कि नहीं ये मेरा बंद कर दिया है तो बस मैं किसी तरह से ले लूं, ये हो जाता है बच्चों के अंदर। अगर आप कंप्लीटली बंद कर दें तो वो क्या करेगा, वो चोरी करेगा, वो कैबिनेट खोल लेगा, फ्रिज खोल लेगा, कहीं ना कहीं से मीठा निकालने की कोशिश करेगा, ज्यादा तरसा रहे हैं हम बच्चे को, या अगर कहीं बाहर गया है तो किसी और के पास देख ली, वहां से टॉफी उसने स्नैच कर ली, ये चीज हो जाती है। तो आप एक लिमिट के अंदर हर चीज उसको अलाउ करें, ऐसा नहीं करें कि उसको बिल्कुल ही डिसअलाउ कर दें। और थेरेपी के लिए तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, बट इन अ लिमिट, यू नो,
स्क्रीन टाइम भी अगर देना है इन अ लिमिट, हर चीज की एक लिमिट बना के दें। क्या ऑटिज्म और फिट्स रिलेटेड हैं? ऑटिस्टिक बच्चे को फिट्स आते हैं, मेरे बेटे की मेडिसिन चल रही है बट उसे 8-9 मंथ से दोबारा फिट्स आ रहे हैं। यही बात है कि मेडिकल रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज्म से रिलेटेड फिट्स हों। कुछ कहते हैं कि इंटरनल फिट्स हैं, एक्सटर्नल फिट्स हैं, वट एवर दिस इज ये कोमोर्बिडिटी में आ जाता है, कोमोर्बिड कंडीशंस हैं। सो हो सकता है कि ऑटिस्टिक आपका बच्चा है लेकिन साथ में उसको कोई और भी कंडीशन हो, जरूरी नहीं है कि फिट्स हो। फिट्स के अलावा जैसे ADHD हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है विद ऑटिज्म, या ऑटिज्म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो ये भी एक कोमोर्बिड कंडीशन है। इसी तरह से ऑटिज्म के साथ फिट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दिस इज अ कोमोर्बिड कंडीशन, और इसके लिए आपको मेडिकल जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले, बिकॉज ये एक मेडिकल इशू है और मेडिसिन से ही ये रिकवर हो सकता है। What to do if my child is obsessed with fans and lights? He loves playing with the switches, turns them on and off continuously. जी, तो मेरे पास भी एक बच्चा इस टाइप का आया था, बट वही बात है, स्टॉप करना है बिहेवियर को, और एक टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं अलाउ करने के लिए कि आप फैन को एज अ रीइंफोर्समेंट यूज करने। सबसे पहले आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, आप टेबल पे बिठाएं बच्चे को और उससे काम करवाइए। वंस उसने कर लिया काम तो उसके बाद वो फैन ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा टाइम डिले डालना शुरू करें कि ये नहीं कि हर वक्त ही जाके फैन ऑन कर रहा है, बल्कि टाइम डिले आपने डालना शुरू किया, आप कुछ उससे कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव करवा रहे हैं और उसके बाद आप उसको अलाउ कर रहे हैं। फिर अगर फर्ज करें आपने 2 मिनट करवाया था कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव, अब उसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करते चले जाएं और फैन का टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज करते चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट किया, वहां पे आपने आधे घंटे से 25 मिनट्स कर दिया। तो यहाँ पे आपने 10 मिनट्स तक काम का टाइम इंक्रीज किया, वहां से आपने फैन का टाइम रिड्यूस करके 20 मिनट्स कर दिया, वट एवर वॉज द इनिशियल बेस लाइन। तो इस तरह से करते 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 फाइनली आप बच्चे को यहाँ से रोक सकते हैं फैंस के ऑब्सेशन से। और फिर वही बात है कि बच्चा तो बच्चा है, तो उसको कभी ना कभी अलाउ भी कर दें, बट एट ऑल द टाइम आपने उसको रोकना ही है, मोस्ट डेफिनेटली ऑल द टाइम नहीं करने देना, जस्ट कुछ कभी कभी अलाउ कर दिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एस्पर्जर एंड हाई फंक्शन ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है एंड फंक्शनल लैंग्वेज पे किस तरह काम किया जा सकता है? जी, एक तो DSM-5 मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था। DSM-5 एक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है ऑटिज्म की डायग्नोसिस के लिए। इससे पहले था एक DSM-4। DSM-4 के अंदर ये कैटेगरीज आती थी, एस्पर्जर हो गए, PDD-NOS हो गया, ऑटिज्म हो गया, क्लासिक ऑटिज्म हो गया, व्हाटएवर। लेकिन अब जो DSM-5 है उसके अंदर सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, लो, सिवियर, मॉडरेट, ठीक है। तो ये आ जाता है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के अंदर ही आ जाते हैं सारे के सारे, PDD-NOS, एस्पर्जर्स, दैट साइड सॉर्ट ऑफ थिंग। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि माइल्डर रेंज में बच्चा है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर माइल्ड से मॉडरेट से सिवियर कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक्स हो सकते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। सो एस्पर्जर टाइप के बच्चे जो हैं उनको लैंग्वेज में इशू नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन अदरवाइज और इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है, साउंड से सेंसिटिव हो, या बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली बात कर रहे हो किसी चीज के मुतालिक। मेरे पास एक बच्चा, मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, ही वाज काइंड ऑफ एन आइंस्टाइन था वो पक्का, मैथ्स के ऊपर वो इतनी उसकी ग्रिप थी। तो दैट सॉर्ट ऑफ ए किड हो सकता है, बच्चों को लैंग्वेज में इशू नहीं होता बट ऑब्सेसिवली बात कर रहे होते हैं, एस्पर्जर टाइप के बच्चे। फिर इसी तरह से हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म ये होता है कि हो सकता है कि बच्चा मैथ्स की स्किल में बहुत अच्छा है लेकिन अदरवाइज वो और चीजों में अच्छा नहीं है, और काम इतने अच्छे नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ही डम है यूं समझ लें और चीजों में, या वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत बुरा है, ठीक है। सो हाई फंक्शनिंग टाइप का बच्चा ये होगा कि वो उसकी एडेप्टिव स्किल्स जो है वो बेटर होंगी, वो थोड़ा सा
अपने इंडिपेंडेंस की तरफ होगा। एडेप्टिव स्किल्स ये कि लंच बॉक्स खोलना, बंद करना, बॉटल खोलना, जिप खोलना, कॉपी रखना, व्हाटएवर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो है उसके अंदर बेटर होगी। तो वो कहेंगे कि वो माइल्डर बच्चा वो थोड़ा बहुत टीच करके वो बेटर हो सकता है। और दूसरे एंड पे दूसरी तरह के बच्चे आते हैं, वो ये कि लाइक वो बहुत अच्छे होते हैं, प्ले भी करते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े प्यार से आपसे बात कर रहे होते हैं। अमूमन गर्ल्स ऐसी होती हैं, यू नो, दे आर वेरी टॉकेटिव, लेकिन एट द सेम टाइम यू नो वो एजुकेशन में थोड़ी सी पीछे हो सकता है, हो जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है हो। तो हर तरह की वैरायटी आती है इसमें। सो बेसिकली एस्पर्जर, हाई फंक्शनिंग, ये सारे जो हैं ये थोड़े से माइल्ड ऑटिज्म के अंदर आ जाते हैं ये चीज। My 12-year-old son doesn't sleep alone. वो जब अकेला सोता है उठ जाता है. How do I manage his sleep cycle? स्लीप अलोन नहीं करता। तो वो किसके साथ करता है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसके अटैचमेंट इश्यूज क्या हैं। जो मैंने देखा है इवन यूएस में 1 महीने के 2 महीने के बच्चों को अकेला सोने की आदत डाल देते हैं। यू नो, ये हम ही हैं जो उसकी आदत खराब करते हैं बच्चे की। तो हम उसको अटैच रखते थे तो अब हमारे लिए मुश्किल हो गया है। वो कैसे हैबिट डालते हैं, वो इस तरह से कि बच्चे को नींद आ रही है, ठीक है, वो थका हुआ है, वो पूरे दिन का थका हुआ है, अब उसको नींद आ रही है, आप उसको लेके जाएं, लिटा दें, उसका पेट भरा हुआ है, टमी है, डायपर साफ है, सब कुछ है, आपने लिटा दिया, आपने एक साउंड जिसे कहते हैं ना, मशीन वहां पे तो मिलती है, यहाँ पे हमारे फैन है, फैन की साउंड एक कंसिस्टेंट किस्म की एक साउंड है, सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो उसको बाहर की साउंड से, वो आपने चला दी। फिर उसके बाद टेम्परेचर कमरे का चेक करें, कमरे को थोड़ा सा लाइटिंग चेक करें, लाइट्स डिम कर दीजिए, और उसके बाद बच्चे को खेलने दें, अपने ओन के ऊपर खेलने दें, सोने दें। वो थोड़ा सा यू नो लाइक फजी नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों को जब ट्रेन करते हैं तो वो थोड़ा सा लेट के और अपने आप को देख के और फिर इनिशियली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सो जाते हैं। यानी अलोन सोने की प्रैक्टिस करवानी पड़ती है आपको। अब अगर बच्चा नहीं सो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप उसके साथ नहीं लेटे, आप थोड़ा सा करीब हों और उसको रियलाइज कराएं कि मैं वहीं हूँ, उसी रूम में मौजूद हूँ, बट आपको लेटना अकेले है और सोना अकेले ही है। फिर स्लोली जब वो इस चीज का हैबिचुअल हो जाए तो आप स्लोली अपने आप को रिमूव कर सकते हैं वहां से, यानी कि थोड़ा सा दूर चले गए, दरवाजा खुला हुआ है लेकिन आप बता दें कि मैं बाहर ही हूँ, आपने लेकिन अकेला ही सोना है। सो बेसिकली हम हैबिट डेवलप कर रहे हैं बच्चे की, खुद खराब करते हैं, और हम खुद ही हैं जो उसको बेटर बना सकते हैं, अकेला सोने की आदत डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हों, स्लीप का रूटीन हो, बेड टाइम रूटीन। एक और चीज मैं मिस करने वाली थी, वो ये कि बेड टाइम रूटीन क्लीन हो, बच्चा नहाया हुआ हो, उसने स्टोरी बुक पढ़ी हुई हो, सारी उसको अटेंशन मिल गई, कि एक बेड टाइम रूटीन बन गया है ना उसका। अब वो रूटीन पे उसने जाना है, बेड पे लेटना है, और थका हुआ है, पूरे दिन में नहीं सोने दें, दिन में बिल्कुल नहीं सोने दें, और रात को ही ये प्रैक्टिस करवाइए। I think this is the last question that we'll be taking. If child laughs without any reason, how can we stop this behavior? अच्छा, ये चीज भी एक बहुत देखी गई है बच्चों के अंदर, के दूसरे लोग जो है वो अपसेट हैं, दे आर अपसेट अबाउट सम सिचुएशन, एक दूसरा बच्चा जो है वो रो रहा है और वो ऐसी हंसे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका यू नो लाफिंग है और उसको कोई इन्वायरमेंट से कंसर्न ही नहीं है, जो ऐसा महसूस हो रहा होता है, बट एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि यू नो हाउ टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। अगर आसपास जो है वो एक बच्चा रो रहा है तो मुझे उसको कैसे बिहेव करना है, और यू नो बस अपने ओन पे ही हंसे चले जा रहे हैं। तो ये चीज आपको टीच करनी पड़ेगी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना स्टार्ट करो इस चीज पे। तो जैसे पर्सन एक दूसरा बच्चा है वो बैठा हुआ काम कर रहा है तो आप भी बैठे हुए काम करेंगे, यू नो। पैरेलल प्ले सिखाएं। पैरेलल प्ले में ये कि दूसरा बच्चा जो खेल रहा है आपके पास भी वो सेम टॉय है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हंसने की जगह पे क्या करना है, यू नो लाइक अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ माइंड में चल रहा होता है, कोई बात याद आ रही होती है पुरानी, वो याद कर करके बच्चे अपनी शरारत याद कर करके हंस रहे होते हैं, ये भी हो सकता है।
तो आप उसको उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसको किसी चीज में इन्वॉल्व करिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है, और उसको ये सिखाइए इम्पोर्टेंटली कि आसपास हो क्या रहा है और हमें उससे इंटरेक्ट कैसे करना है, एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन की तरफ लेके आइए बेसिकली। I think that's a wrap. Thank you so much for your time. And for all those who wants to stay updated with our next session, तो follow Diffibles and follow Ma'am Alia. वो भी आपको अपडेट करती रहेंगी about everything that's happening, and हमारा पेज भी आपको अपडेट करता रहेगा about what's happening. So next Sunday, I think we have another webinar session. And for the whole month, we have free consultation services available. You can reach out to us in DM, and we'll get back to you at our earliest. Anything that you would like to add, ma'am? बस ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, और इट वाज अ प्लेजर, स्पेशली बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई और बड़ा मजा आया क्वेश्चंस लेके भी और इस टॉपिक पे डिस्कस करके भी। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू। Allah Hafiz. ओके, अल्लाह।